अच्छा, तो हम सब ने मुगलिया सल्तनत के बारे में सुना है, लेकिन जब भी हम उस सल्तनत के बारे में सुनते हैं, हमारे सामने ऐसे नाम आते हैं जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, या आज आके उनके आर्किटेक्चरल चीज़ों के नाम आते हैं। कभी भी मुगल औरतों के नाम सामने नहीं आते। एक नूरजहां को छोड़ के और अनारकली को छोड़ के हमें किस और मुगल औरत के बारे में पता है। और ऐसी बात नहीं है कि मुगलिया दौर की जो औरतें थीं उनकी ज़िंदगियां दिलचस्प नहीं थीं, बहुत दिलचस्प थीं और बहुत मज़े मज़े के किस्से कहानियां वहाँ से बाहर आते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी शहज़ादी के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम था गुलबदन बेगम। और वो ना तो सिर्फ एक शहज़ादी थी, साथ ही साथ वो एक तारीख दान भी थी, और उसकी वजह से आज के तारीख दान बहुत खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशा और खुश आमदीद तारीखी टेल्स में। ये वीडियो भी हमारी मुगल सीरीज़ का ही हिस्सा होगी, और अगर आप उस सीरीज़ में और वीडियोस देखना चाहते हैं मुगलिया सल्तनत के ऊपर, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया होगा और इस वीडियो के एंड पे भी दूंगी मैं। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं, तो मुख्तलिफ तरीके हैं इसको सपोर्ट करने के। आप पेट्रियन पे हमारे पेड मेंबर भी बन सकते हैं, या आप इस YouTube चैनल के भी पेड मेंबर बन सकते हैं। उसको ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मैं यहाँ पे भी दे दूँगी। और इसके अलावा आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर हेल्प कर सकते हैं, या आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके भी हमारी काफ़ी मदद कर सकते हैं। शुक्रिया। अब गुलबदन सन 1523 में पैदा हुई थी और ये थी बाबर की बेटी। बाबर, जैसे कि हमें पता है, वही इंसान था जिसने मुगलिया सल्तनत की बुनियादें कायम की थी। और गुलबदन ने एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी जिसमें उसने ना सिर्फ अपने बाप की हुक्मरानी देखी, बल्कि अपने भाई हुमायूं की भी, और साथ ही साथ आगे जाके अकबर की भी। और ज़ाहिरी बात है, ये एक शहज़ादी थी तो ये एक नाज नखरों वाली ज़िंदगी गुजारती थी। लेकिन जो एक चीज़ जिसकी वजह से ये आज बहुत जानी जाती है, वो है इसका लिखा गया हुमायूं नामा। अब हुमायूं नामा, जैसे कि नाम से ही वाज़ेह है, वो हुमायूं, इसके भाई की ज़िंदगी की एक कहानी है जो कि गुलबदन बेगम लिखती हैं अकबर के कहने पे। और हुमायूं नामे के ज़रिए हमें उस दौर की बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें, बारीकियां हमारे सामने आती हैं, जो कि अमूमन जो कोर्ट हिस्ट्रीज़ होती हैं और जो ऑफिशियल तारीखें होती हैं उनके अंदर हमें नहीं मिल पाती। अब गुलबदन की अपनी राइटिंग में बाबर के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि बाबर का इंतकाल हो गया था जब गुलबदन तकरीबन 8 साल की थी, 1530 के अंदर। तो बाबर के वो इतना ज़्यादा जिक्र नहीं करती, लेकिन हुमायूं का वो काफ़ी डिटेल में बताती है कि उसका घराना का क्या स्टाइल था, क्या छोटी छोटी चीज़ें वहाँ चलती थीं। और साथ ही साथ वो आगे जाके जो हुमायूं और उसके भाई कामरान मिर्ज़ा में जो सारी की सारी जंग होती है और जो तख्त के लिए एक पूरी भाग होती है, उसके बारे में वो काफ़ी डिटेल में लिखती है। और उसकी लिखाई से थोड़ा ये भी समझ आती है कि उसको काफ़ी दुख है कि भाई भाई के ख़िलाफ़ है तख्त के लिए। तो ये चीज़ें भी ज़रा सामने आती हैं। अब अगर हम गुलबदन की ज़िंदगी देखें तो गुलबदन तकरीबन 17 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाती है अपने ही एक कज़न से, जिसका नाम था ख्वाजा खिज़र खान। ये एक चगताई नोबल था और ये काबुल में रहता था, और इसके साथ गुलबदन बेगम भी बहुत साल काबुल में रहती हैं। फिर सन 1557 में अकबर गुलबदन बेगम को दावत देता है कि वो आएँ और आके उसके महल में आगरा में रहें। वहाँ पे गुलबदन बेगम को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस और ताकत दी जाती है और अकबर उनकी सलाह मशवरा भी लेता होता है। पर जब हम बात करें उनकी सबसे बड़ी कामयाबी की, जो कि हुमायूं नामा है, तो जो दिलचस्प चीज़ है वो ये है कि उस ज़माने में जब भी लोग इस तरह की कोई किताब लिखने का सोचते थे, तो या वो दो तरीक़ों की लिखते थे, या तो वो लिखते थे तारीख़, जिसके अंदर वो शुरू से शुरू हो रहे हैं, पहली से लेके आखिरी डेट तक, और वो उसी ऑर्डर में आपको पूरी कहानी सुना रहे हैं कि क्या होता है, ठीक है। या वो लिखते थे तज़किरा, जो कि थी बायोग्राफीज़, किसी न किसी एक इंसान की ज़िंदगी को लेके उसके ऊपर बायोग्राफी लिखते थे। लेकिन अब गुलबदन बेगम अपनी किताब का टाइटल ऐसे देती हैं, वो उसे बुलाती हैं अहवाल। वो अहवाल बताती हैं उस दौर के, और अहवाल का मतलब, जैसे कि हमें पता है कि वो यही हैं कि हालात व वाक़यात। तो वो आपको एक उस तरह का नज़रिया देते हैं जैसे आप उस ज़माने में रह रहे हो, जो कि एक बहुत ही अनमोल किस्म की चीज़ है। वो ये किताब अपनी मादरी ज़ुबान चगताई टर्किश में लिखती हैं, और इसके बाद इसके तर्जुमा किया जाता है फ़ारसी के अंदर। और जिस तरह की उनके बाप ने लिखा था बाबरनामा, जिसमें जिस तरह की उसकी लिखाई थी, बहुत सादा और किसी किस्म की बनावट के बगैर,
کہا جاتا ہے گلبدن بیگم کی بھی لکھائی اسی طرح کی تھی اور اس لیے جو تاریخ دان ہیں ان کو اس سے زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو کہ کورٹ ہسٹریز تھیں، کیونکہ اس کے اندر کافی بناوٹ ہوتی ہے اور کافی چیزوں کو اچھالا جاتا ہے، کافی چیزوں کو دبایا جاتا ہے حالات کے حساب سے۔ کہتے ہیں کہ وہ کافی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی بات کرتی ہیں باریکی میں، جیسے کہ مختلف جو کہ وہاں پہ رسومات ہوتی تھیں یا جو کہ مغل حرم کے اندر بھی مختلف چیزیں ہوتی تھیں ان کے بارے میں بھی یہ بات کرتی ہیں، جو کہ آفیشیل ہسٹریز میں اس طرح کی چیزیں نہیں پائی جاتی۔ لیکن جہاں ان کا کام اتنا امیزنگ اور اچھا تھا، ساتھ ہی ساتھ اسے کچھ پہلوؤں میں مسئلے بھی تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہمایوں نامہ مکمل نہیں تھا۔ انہوں نے مکمل کیا ہوگا ہمایوں نامہ، لیکن ہوا یہ کہ جو ہمایوں نامہ کی جو اوریجنل کاپی ہے آج کے دور میں، وہ کاپی مکمل نہیں ہے اور وہ بہت بری طریقے سے اس کو بچایا گیا۔ اس کے اندر کافی زیادہ صفحے بھی مسنگ ہیں اور ایک دم جو کاپی ہے وہ ایک دم 1552 کے اندر جملے کے بیچ میں ختم ہو جاتی ہے، اور 1552 میں ابھی 4 سال باقی تھے ہمایوں کی زندگی کے اور اس کی حکمرانی کے، اور جس جملے کے بیچ میں وہ ختم ہوتی ہے وہ جملہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کامران مرزا کو اندھا کیا جا رہا ہوتا ہے، اس بارے میں ہوتا ہے۔ تو تاریخ دانوں کو یہ بات تو پتہ ہے کہ گلبدن بیگم کا جو سارا کا سارا کام تھا وہ اچھے سے پریزرو نہیں ہو سکا اور آج ہمارے پاس اس کا کچھ ہی حصہ ہے، باقی حصہ گم چکا ہے۔ اور کچھ تاریخ دانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اکبر نے گلبدن بیگم کو یہ ہمایوں نامہ اسی لیے لکھنے کا کہا تاکہ ابو الفضل جس نے آگے جا کے اکبر نامہ لکھا اس کے پاس کافی مواد ہو، کافی کچھ ہو لکھنے کو، اور تھوڑا کانٹیکسٹ ہو کہ ہمایوں اور بابر کی زندگیوں میں کیا ہوا تھا، تاکہ وہ اس حساب سے لکھ سکے۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ کیوں گلبدن بیگم نے کچھ ہمایوں کی زندگی کی کچھ چیزوں پہ زیادہ فوکس کیا اور کچھ چیزوں پہ کم فوکس کیا، جو کہ ان کی لکھائی کے سٹائل سے لگتا ہے کہ ان کا شاید سٹائل خود کا نہیں تھا۔ تاریخ دانوں کے لیے اور آج کل کے طلباء کے لیے وہ کتاب ایک انمول خزانہ ہے جو کہ آپ کو ایک مختلف نظریہ دیتی ہے، ایک عورت کا نظریہ مغلیہ سلطنت کے بارے میں۔ یہ ویڈیو ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا گلبدن بیگم کے بارے میں۔ آگے ان کی اپنی زندگی بھی بہت دلچسپ گزرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمایوں نامہ بھی اگر ہم پڑھیں تو اس میں بھی بہت مزے کے قصے اور واقعات یہ سناتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، تو پھر میں باقی ویڈیوز بناؤں گی ان کے اوپر۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی دفعہ۔ خدا حافظ۔